ऑलराइट नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। सबसे पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या? ऑपरेटिंग सेगमेंट इज डिफाइंड एज एन कंपोनेंट ऑफ एंटिटी। IFRS 8 एक कह लें ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट को कहते हैं, ठीक है। एक सब्सिडरी ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सेगमेंट नंबर वन, जैसे बताया, engages in business activities from which entity may earn revenue and incur expenses। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंगेज करती है बिजनेस एक्टिविटीज को रेवेन्यू अर्न करने में और एक्सपेंसेस इंकर कर रही होती है, वो आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है। whose operating results are regularly reviewed, जिसके रिजल्ट जो है वो रेगुलरली रिव्यू कर रही होती है, और कौन कर रहा होता है? एंटिटी का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। अब बच्चा सवाल करता है, भाई चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कौन होता है? तो जवाब भी है कि इसके बारे में स्टैंडर्ड ने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा। ये सीईओ भी हो सकता है, ये सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हो सकता है, ये अकाउंट्स का हेड भी हो सकता है, ये कोई मैनेजर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। नंबर थ्री, जिसकी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली अवेलेबल है। अच्छा जी, यानी आप रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आप किस तरह डिफाइन करते हैं? IFRS 8 आपको कहता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट एक कंपोनेंट है जिसके रिजल्ट जो है वो कौन रेगुलरली रिव्यू करता है? हमने अभी देखा, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। इसका मतलब ये है कि सेगमेंट्स जो कि रिपोर्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सेम होंगे जो कि रिव्यू कर रही होगी ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल रिपोर्ट्स वगैरह में। IFRS 8 कहता है कि दो या उससे ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं वो एग्रीगेट हो सकते हैं और रिपोर्ट किए जा सकते हैं एज एन सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट, प्रोवाइडेड कि उनकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स हो। और अब वो किस तरह हो सकते हैं? वो प्रोडक्ट और सर्विस को देखते हुए हो सकते हैं, वो प्रोडक्शन रिसोर्सेज को देखते हुए हो सकते हैं, वो क्लासेस ऑफ कस्टमर को देख सकते हुए हो सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स को देखते हुए हो सकते हैं, ठीक है। अम, एक ऑर्गेनाइजेशन, अब क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स के हैं। एन एंटिटी मस्ट सेपरेटली रिपोर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट मस्ट एनी ऑफ द दैट मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्रेशोल्ड्स। अब इसमें कौन कौन से थ्रेशोल्ड्स आ जाते हैं? इसका रिपोर्टेड रेवेन्यू, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्टैंडर्ड कहता है, ठीक है, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू के बारे में बात क्या आती है कि जी इसके अंदर दोनों तरह की सेल्स आ जाती है, यानी जो एक्सटर्नल कस्टमर्स को की जा रही है या इंटर सेगमेंट सेल्स हो रही है, ये 10% या उससे ज्यादा हो, ये 10% या उससे ज्यादा हो, ठीक है, रिपोर्टेबल है। अच्छा जी, इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस, ये 10% या उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो ये रिपोर्टेबल है। कंबाइंड रिपोर्ट जो है प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की, जो कि लॉस वगैरह कर रहे हैं, वो नहीं होगी, वो की जा सकती है, ठीक है। कंबाइंड रिपोर्ट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की लॉस मेकिंग या प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है। फिर इसी तरह उन एसेट्स जो कि 10% या उससे ज्यादा हो कंबाइंड करके, वो भी आपके सेगमेंट्स में आ जाते हैं। फिर कह रहा है एटलीस्ट 75% ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल रेवेन्यू वो इंक्लूड होगा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में, और बाकी सेगमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे एज वन। यानी कि देखो, ये सेगमेंट ए, ये सेगमेंट बी है, ये सेगमेंट सी है, ठीक है, ये मिला के सब 75% होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो 25% होगा उनको कम
क्लब करके कंबाइन करके एक अलग सेगमेंट के तौर पे हम लोग दिखा दिखा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक कर गया हमारा जनाब। अब हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशंस, इंफॉर्मेशन फॉर द सेगमेंट इज प्रोवाइडेड बिलो। हमारे पास टोटल रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू, इंटरनल रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस और एसेट्स दिए हुए हैं। सेगमेंट्स हमारा यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में डिवाइडेड है। टोटल रेवेन्यू यूरोप का 260, एक्सटर्नल 140, इंटरनल रेवेन्यू 120, प्रॉफिट और लॉस 98 और एसेट्स कितने हैं 3400। मिडिल ईस्ट के 78, 33, 35, 26 लॉस और 3345 एसेट्स आ गए। एशिया के 150, 150 इंटरनल रेवेन्यू है कोई नहीं, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट 47 का, एसेट्स 995 के। नॉर्थ अमेरिका के 330, 195, 135, 121 और 3800। सेंट्रल अमेरिका 85, 40, 45, 15 का लॉस, 580। साउथ अमेरिका 97, 54, 43, 12 और 880। आ गया 1612, 388, 237 और 10,000। अकॉर्डिंग टू IFRS एट विच सेगमेंट्स मस्ट बी रिपोर्टेड, सवाल हमारा आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं इसको। तैयारी पकड़ लो जनाब और सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे इसमें क्या क्या हेडिंग्स आ जाएंगी जनाब? पहले तो आ जाएगा द 10% टेस्ट, ठीक है। इसमें हमारे एक सेगमेंट की आ जाती है। सेगमेंट हमारा यूरोप का है, हमने देखा। हमारा मिडिल ईस्ट का है, हमारा एशिया का है, हमारा नॉर्थ अमेरिका का है, सेंट्रल अमेरिका का है और साउथ अमेरिका का है। फिर अब इसके अंदर 10% टोटल रेवेन्यू, 10% रिजल्ट टेस्ट, 10% एसिड्स, यमी, और रिपोर्ट हम लोग बताएंगे क्या है हमारी, ठीक है। चलो, अब उससे पहले हम लोग 75% टेस्ट और अपनी वर्किंग्स कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 75% टेस्ट, 75% टेस्ट में हमारा एक्सटर्नल रेवेन्यू आएगा, ठीक है। यूरोप का कितना था 140, एशिया का कितना था 150, नॉर्थ अमेरिका का कितना था 195, टोटल कितना आ जाएगा 485, ठीक है। अच्छा जी, हमारी टोटल सेल्स इनकी है, इन तीन रीजन्स की मिला के 485,000, जबकि सब सेगमेंट्स की मिला के क्वेश्चन में देख लो कितनी आ रही थी 612,000। ये देख लो, ठीक है। तो 485 डिवाइडेड बाय 612,000 कितना आ गया? 79% बन रहा है, जो कि ग्रेटर देन 75% है, ठीक है। टेस्ट मीट हो गया, यानी कि यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हमारे आ गए। अब हमारा आ जाएगा 10% ऑफ टोटल सेल्स। 10% ऑफ टोटल सेल्स कितना आ जाएगा जी? 10% ऑफ 1 मिलियन, यानी कि 100,000 से ज्यादा जो भी आ रहा है वो रिपोर्टेबल है सेल्स के हवाले से। फिर 10% ऑफ रिजल्ट्स, प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स यहाँ पे उठाओगे अपने। 10% मल्टीप्लाई बाय 98,000, 98,000 प्लस 47,000 प्लस 121,000
वन प्लस क्या ही रहेगा, 12,000 कितना आ रहेगा टोटल? 27,800 आ जाएगा। उसके बाद 10% ऑफ लॉस मेकिंग। 10% ऑफ लॉस मेकिंग में हमारा 10% मल्टीप्लाई बाय 26,000 प्लस 15,000, यानी कि 15,000, ये आ जाएगा 4,100। ठीक है। तो सारे सेगमेंट्स जो जो कि प्रॉफिट और लॉस जिसका ग्रेटर देन 27,800 आ रहा है, वो रिपोर्टेबल है। आखिरी 10% ऑफ टोटल एसेट्स, 10% मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन, कितना रहेगा? 1 मिलियन। सारे सेगमेंट्स जिनके एसेट्स 1 मिलियन से ज्यादा हैं वो रिपोर्टेबल है। ये हमने अपनी वर्किंग्स कर ली है। ठीक है। अब हमने फाइनली बताना है और रिपोर्ट बनानी है, तो बना देते हैं जनाब। सारा काम तो हम लोग कर चुके हैं, उसकी बेसिस पे अब हमने ये रिपोर्ट दे देनी है। पहले हम लोग रेवेन्यू की बेसिस पे देख लें, क्या यूरोप रिपोर्टेबल है? जी बिल्कुल है। मिडल ईस्ट है? नहीं है। एशिया है। नॉर्थ अमेरिका भी है। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं है। रिजल्ट्स की बुनियाद पे देखें तो जी बिल्कुल यूरोप है। मिडल ईस्ट नहीं है। एशिया और नॉर्थ अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं है। 10% एसेट्स की बुनियाद पे देखें जी है। यूरोप है। मिडल ईस्ट नहीं है। एशिया भी नहीं है। नॉर्थ अमेरिका है। और सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं है। रिपोर्ट जी बिल्कुल है। यूरोप है। नॉर्थ मिडिल ईस्ट नहीं है। एशिया और नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल हैं। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं है। तो ये हमारा ये पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलें जी। डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट है कि फैक्टर्स जो कि आप आइडेंटिफाई करते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के, और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट की आ जाती हैं, वो आपने डिस्क्लोज करनी है। इंफॉर्मेशन क्या क्या आएंगी जी? कि हर रिपोर्टेबल सेगमेंट का मेजर ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या है आपका, मेजर ऑफ टोटल एसेट्स क्या है, ये हमने बताना है। दैट्स इट। और यहाँ पे आके हमारा आईएफआरएस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।